गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 15 में आज हम दाजियो चैप्टर है आपका उसका करेंगे। उसके राइटर शेखर जोशी। पहले हम आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे। आज 1 जनवरी है, नया साल 21 स्टार्ट हो रहा है ना। तो आपको आने वाला 21 में बहुत सारी खुशियाँ मिले, खूब तरक्की करें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, है ना। और आपको भगवान हर पल हर समय स्वस्थ रखे, खुश रखे, है ना। और 21 में आपके साथ ऐसा हो कि सब कुछ अच्छा हो जाए और आपको स्कूल आने का मौका मिले। यही मेरे नए साल के लिए आप लोगों के लिए विश है कि आप खूब पढ़ो, तरक्की करो, है ना। हर साल से बढ़कर इस साल आपको आने वाले कल में खुशी मिले और बहुत सारे अच्छे कार्य का निर्माण हो और जितनी ये सारे बीमारियाँ वगैरह है वो 21 में ही चल जाए। 20 में आया है तो 21 तक तो इंटर ही ना पड़े, चला जाए, ऐसा विश है ना। ओके, देखते हैं आगे क्या होता है ना। नाउ स्टार्ट। आई थिंक 21 तक तो स्कूल चालू हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। यही शुभकामना है, यही भगवान से प्रेयर है कि आप लोगों के लाइफ में बहुत अच्छा हो। ओके, है ना। चलिए नेक्स्ट हम 15 चैप्टर निकालिए। 60 पेज नंबर 65 ओपन योर बुक। ओके, तो दाजियो इसके राइटर है शेखर जोशी। इनका जन्म 10 सितंबर 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 10 सितंबर 1932 ईस्वी में। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 में अल्मोड़ा उत्तरांचल के आलिया नामक स्थान पर हुआ था, है ना। आपने केकरी एवं अजमेर में स्कूल शिक्षा प्राप्त की है। कहाँ किया है इन्होंने? केकरी और अजमेर में अपनी शिक्षा प्राप्त की है। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। ओके, आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गटवार, है ना। साथ के लोग, दाजियो और हलवा एवं नौरंगी बीमार है ना। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग आयोजन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था इनको। ओके, दाजियो कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। कैसा है? बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है। मदन कौन सा है बालक? एक पहाड़ी बालक है। कैफे का बॉय 9-10 वर्ष साल में एक पहाड़ी बालक लड़का कैफे का बॉय जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। क्या करता है? पेट की आग बुझाने के लिए एक शहर में आके वह होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजियो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके लिए बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस कहानी में इसका दिखाया जाएगा कि आगे क्या है। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक पे ध्यान दीजिए। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। कब देखा था जगदीश बाबू ने उसे? पहली बार देखा था। स्टार्टिंग किया था उन्होंने उनको देखना, है ना। तो उन्होंने क्या किया था? पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीला सपाट आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे की सी फुर्ती, आंखों के चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुशासन
अनुमान केवल 9-10 वर्ष की लगाया ही जा सकता है और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। उसके में इतनी एक्टिविटी थी, इतनी एक्टिव था, चंचलता, नाजुकता, सब कुछ कि लोग उसे गेस करते थे, उससे भावुक हो जाते थे देख के और ये सोचते थे कि इसका उम्र कितना का होगा, गेस करते थे 9 या 10 साल का होगा। ओके, फिर आगे अधजली सिगरेट का एक लंबा कास खींचते हुए ये तब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेट पर उठा रहा था। क्या किया? एक मेज से प्लेट से उठा रहे थे और जब वे पास की कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने के वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। जब वहाँ पे बैठे तो उनको ऐसा लगा कि जो भी यहाँ बैठा है वो बहुत घंटों से उनकी आने की प्रतीक्षा कर रहा है। ओके, फिर आगे नेक्स्ट है, मानो घंटों से उनकी उस स्थान का आने वाला व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहा था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भरा था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मौन समाहित था। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक पुनः मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी, है ना। वो मुस्कुरा कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। मनुष्य की भावनाएं कैसी होती है? बहुत विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निशब्द होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। लगता है कि इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपनापन है, परंतु लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन पर यह आकरण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है ना। विछोह या विरगत की किसी कथा के मूल में है। जगदीश बाबू दूर देश में आए हैं। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ आत्महीन है। वो बहुत दूर से आए थे लेकिन कैफे की चहल पहल से उनको ऐसा लगा कि सबको आत्महीन है। ओके, आगे देखेंगे। कितना अपना, परंतु उसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरावमय वातावरण में भी क्या होता है, सुनेपन की अनुभूति होती है। कभी कभी हमें सबके साथ भी रहने के बाद भी हमें क्या होता है, सुनापन की स्थिति होती है। क्यों होता है? जब हमारा मन मस्तिष्क सही नहीं होता है, कभी हम खुश नहीं होते। आपने कभी देखा है, कभी गेस किया है कि आपके पास बहुत सारा सब कुछ है ना, बहुत सारा सब कुछ है, बहुत खुशियाँ हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड है, मम्मी भाई बहन सब है, अच्छे आपके रिलेशन वाले हैं जिससे आप देख के हैप्पी होते हैं। बट कभी कभी आपने देखा है, कभी गेस किया, फील किया है कि सबको रहने के बाद भी हमें कैसा लगता है, अकेलापन फील होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेला हूँ, मुझे कुछ हंसने का मन नहीं करता, बोलने का मन नहीं करता, बातें करने का मन नहीं करता, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, अकेलापन सबके साथ भी रहने के बाद होता है। इसलिए हमें अंदर से हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, आत्मविश्वास बना के रहना चाहिए कि कभी भी कहाँ भी कैसे भी रहे तो हमेशा अच्छे मूड में रहना चाहिए। और अंदर से हमेशा कैसी फीलिंग आनी चाहिए, अच्छा का, कि हमेशा आई एम ऑलवेज हैप्पी। ओके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्वहीन, पर यह आकरण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव को जड़े होती है। बिछोह या विरक्त की किसी कथा के मूल में है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौके की चाल पहल, कैफे की शोरगुल में उन्हें लगता
अपनत्वहीन है। वो दूर से आए हैं, तो हम कभी भी कहीं से आते हैं तो मुझे लगता है ना, जैसे परिवार थोड़ा देर लगता है कि हम दूर से आए तो सब कुछ अलग अलग लगता है, मैं अकेली हूँ, ऐसा कुछ आपको दिखता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अकेलेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है कि अपना नहीं, अकेलेपन ही की सीमा से दूर कितना दूर है, और उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। जब हम चाय साहब जब हम कहीं जाते हैं तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगता है थोड़ी देर के लिए, सपोज दैट, है ना, बट थोड़ा देर के लिए रहते रहते हमें वहाँ भी अच्छा लगने लगता है। लेकिन क्या होता है कि हम वहाँ रहते हुए भी क्या करते हैं, हम जहाँ से आए हुए होते तो हम वहाँ का अपने माइंड में वो पिक्चर चित्र वगैरह सब ध्यान में रहता है कि अभी इतना टाइम होगा, मैं इतने समय में ये काम करता, इतना समय होटल में रहता, कैफे होटल में, या कोई फ्रेंड आता है तो मैं इस समय बातें करता हूँ, चाय नाश्ता करता हूँ, या घूमने जाता हूँ वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हमारे माइंड में चलती होती है। ओके, तो फिर चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि से वही कुछ है जिसकी रिक्तता है ना, रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन, है ना। उन्होंने उनसे नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का है, पहाड़ का हूँ बाबूजी। उसने पूछा कि मदन आप कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने क्या जवाब दिया? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? उन्होंने पूछा कि पहाड़ तो बहुत है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव कहाँ है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने के गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। उनको उससे और इच्छा हो रही थी, जैसे हमें किसी से कुछ पूछने की, जानकारी लेने की इच्छा होती है ना, तो हम क्या करते हैं, उससे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उससे बार बार एक नहीं दो नहीं कितने सारे सवाल पूछते हैं। अब पूछने से क्या अर्थ होता है कि जितना हम पूछेंगे उतना हमें जानकारी देगा वो, और जो मुझे जानकारी लेना है, उससे जिसके बारे में जानना है उसके बारे में हमें पता चल जाता है। ओके, इस प्रश्न से उसे संकोच में डाल दिया, इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संख्या के कारण उसे संकोच हुआ था, इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। उसको बाद में ऐसा लगा कि ये बार बार मुझे पूछ रहे, मैं उलझ रहा हूँ, तो उसने थोड़े से सटीक जवाब में जवाब दे दिया, वो तो 20 मील दूर होगा, बहुत दूर है अल्मोड़ा साहब, है ना, ऐसे करके बोल के टाल दिया। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अपनी मदन के हाथ में से ट्रे गिर पड़ी। उसे जब वो पता चला कि ये भी व्यक्ति उसके गांव के आसपास का है, तो उसे अंदरूनी खुशी हुई, और उसके हाथ से क्या गिर जाता है, जो ट्रे लिया होता है वो ट्रे गिर जाता है। ओके, उसके मुंह से शब्द निकला, चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। वह चाहकर भी सोचा कि बोलूं, लेकिन वो नहीं बोला, फिर खोया सा रहता था वो, है ना। तो 2-4 ही दिन मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी। ईजा, नहीं बाबा, नहीं दादी, नहीं दीदी, भूली नहीं दाजीऊ, हाँ दाजीऊ। 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच
की अजीबपन भी खाई दूर हो गई। जो उन लोगों से एक दूसरे के साथ जितने साथ जो अलग हो रहा था, वो उतने दिनों में उनके साथ क्या हुआ, एक साथ वो अकेलापन दूर हो गई, है ना। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता है, दाजियो जय हिंद। दाजियो आज तो ठंडा बहुत है। दाजियो क्या यहाँ बहुत हिम पड़ेगा, है ना। दाजियो आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाना खाया। तभी किसी और से बाय की आवाज़ पड़ती है और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि से पूछने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है, दाजियो कोई चीज़ पानी लाया। दाजियो शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता है जितनी आतुरता से वो बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। उसको बहुत अच्छा लगता है इतने दिनों के बाद, तो उसे बहुत अच्छा लगता है जैसे कि बहुत दिनों के बाद माँ अपने बच्चे को चूमती है। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे। दाजियो शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्य वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। उनकी जो अकेलेपन की थी वो दूर हट गई और जो अपनापन था वो मिलने लगा, है ना। फिर दाजियो चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन वह दाजियो क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात, किसी चीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? वो बोला किसी चीज का भी ख्याल नहीं है तुम्हें। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। शब्दों में अधिकार नहीं रह सकता। जगदीश बाबू का तो मुंह क्या तमतमा गया, उसके साथ अधिकार भी नहीं रहता। ठीक है, तो आगे इसमें ये बताया गया है कि यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। उनको क्या लगी थी? उसके व्यवहार से गहरी चोट लगी। तो वह बहुत समझदार था, थोड़ा सा समझा देने के बाद ही वो सब कुछ समझ गया था, है ना। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना बनाकर वो घुटनों से कटरी में सिकसिकिया भर कर रोता रहा। वो क्या किया, उनसे बहाना बनाकर सिर दर्द का वो छुप कर क्या कर सिसिया के रोता रहा। 4 गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति ईजा की गोदी से बाबा की बाहों की और दादी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया। तो परंतु भावुकता अस्थायी नहीं हो, तो रो लेने पर अंतर की घुमरौती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। वो क्या होता है? भावुक क्षणों की अपेक्षा बहुत अधिक विवेकपूर्ण होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन से सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। उनको वो बुलाते हैं लेकिन उनके मन में कैसा विचार हो रहा है कि जैसे वो उन्हें बोल रहे हैं कि आप दूर रहो। ओके, दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर मुस्कान न थी और न ही उसने क्या की अपेक्षा लाया साहब कहकर यह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। ओके, शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। उन्होंने क्या
क्या किया था, जो पहले से वार्तालाप का विषय बनाया था, चर्चा में रखे थे, वह वक्त के अनुसार उन्होंने उसको चेंज कर दिया, बदल दिया। ओके, फिर शायद पहाड़िया है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने अपने वार्तालाप का विषय की बदला लिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के, हेमंत के आसान चटाने की जड़ से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन सा छा गया। जगदीश बाबू का एक दिन से ऐसे नाम पुकारा, फिर दजीव अपने को कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी भी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? बाय कहते हैं साहब, मुझे संक्षिप्त सा द्वारा देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। उसको बाद में जब पूछा गया तो उसका चेहरा और लाल हो गया था और अधिक सुंदर हो गया था। तो ये आपका 15 चैप्टर का दजीव, इसके लेखक है शेखर जोशी, जन्म सन 10 सितंबर 1932 को। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे इसमें देखेंगे शरणार्थी शब्द और टिप्पणी। इसमें है शक, उजली, मीनू मीन्स व्यंजन, सूची मीन्स निशम। ओके, तो अभी हम मीनिंग दिखा देंगे आपको। चलो, शब्द पहला मीनिंग है आपके लिए शक का, मीनू, इसका मतलब उजली, ओके। मीनू मीन्स क्या होता है? व्यंजन। मीनू मीन्स व्यंजन, ओके, है ना। मीनू मीन्स व्यंजन, सूची मत व्यंजन सूची, व्यंजन सूची। फिर नेक्स्ट है सूची निसंग, अकेलापन, निशम लिखो, निशम, ओके। चलो, मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू एक दिन में ऐसे ही नाम पूछना राजू के अपने माँ से कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी के में का ख्याल नहीं रखता तुम्हें। हेमंत के ने आग्रह करके स्वर कहा कि क्या नाम है तुम्हारा? बाय कहते हैं कि साहब, मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका केवल चेहरा लाल हो गया और वह क्या कर रहा है, वह भी अधिक सुंदर हो गया था। ओके, तो ये आपका चैप्टर 15 है। मीनिंग में लिखाना चालू कर दी हूँ। सूची, निशम माने अकेला, निशम अकेला। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे
अकेला जन लिखिए, जन मैं, है ना। शोरगुल युक्त, शोरगुल युक्त, शोरगुल युक्त, है ना। अहम मीन्स घमंड, अहम मीन्स घमंड, देखिए घमंड, है ना। तो हमें किसी के साथ